हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में खान जीएस रिसर्च सेंटर के भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी को देखने वाले हैं। आज के इस क्लास में आप प्रायद्वीपीय पठार को देखोगे। काफ़ी ज़बरदस्त क्लास आज का होने वाला है। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आप खान सर के नोट्स का और भी क्लास देखना चाहते हो, आप प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आपके लिए और भी काफ़ी सारा नोट्स अवेलेबल है, आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। आज का यह क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक बात यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें, आप में से जिन लोगों को इन सारे पॉइंट्स पे जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर आपको इन पे पहले से कमांड हो तो अच्छी बात है। जिनको भी नहीं हो, आप लोग क्लास को 1 से 2 से 3 बार कम से कम देख लीजिएगा, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम आज के इस क्लास को देख रहे होंगे, आप यकीन मानिए आपके सर के ऊपर से सारा चीज़ चला जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी को समझना इतना आसान नहीं है। हिस्ट्री वगैरह के बारे में आपने काफ़ी सारे शासक वगैरह का नाम ऐसे ही हंसते खेलते न्यूज़ वगैरह में या फिर पेपर में कहीं ना कहीं देखा है, और आप जब उनके बारे में 1 नज़र 2 नज़र देखते हो तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आने लगता है। बट आज का जो यह क्लास है ज्योग्राफी, इसमें गंगा का मैदान कितना एरिया तक फैला हुआ है, क्या है नहीं है, ये सारी बातें आप आसपास में नहीं के बराबर देखते हैं। इसीलिए आप लोग को फिर से कह दिया जा रहा है, आप लोग जो लोग नए हों कम से कम 2 बार या नहीं तो 3 बार क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको इस टॉपिक पे आज के इस क्लास पे पकड़ बनेगा। इसका जो नेक्स्ट वाला क्लास आएगा फिर वो आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है, काफ़ी इजी लगेगा आपको देखने के बाद। लेकिन मेरा यकीन मानिए आज की इस क्लास को देखने में आपको थोड़ा बहुत परेशानी आ सकता है। जो लोग नए हों क्लास को रिपीट करके देखिएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से आपका इस टॉपिक पे पकड़ बन जाएगा। और यहाँ पे पकड़ बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के पॉइंट नंबर फर्स्ट से। और क्लास के लास्ट में आपको टेस्ट भी लगाना है, एमसीक्यूज भी दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन आंसर भी है, उसे भी आप लोग ज़रूर लगा लें। आइए सबसे पहला पॉइंट को देखते हैं, समझते हैं। क्लास देखिए, क्लास के बारे में आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा। अच्छा, एक बात और आप लोगों से कहा जा रहा है, काफ़ी दिनों से आप लोगों ने देखा होगा क्लास के लास्ट में कहा जाता है, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपसे पॉसिबल हो शेयर कर देना। 1 या 2 ग्रुप में अगर कहीं पे आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हो आप शेयर ज़रूर कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। आपके कहे अनुसार जितने अच्छे तरीके से आप जो चीज़ कहते हो उसी के हिसाब से क्लास आप लोगों के लिए आ रहा है, आगे भी आता रहेगा। तो आपका भी फ़र्ज बनता है, जिम्मेदारी है, क्लास को शेयर भी कर दें। आज के इस क्लास में शेयर करने को कहा जा रहा है तो ज़रूर कर दीजिएगा। और लाइक तो आपको जम के करना ही है। वैसे भी आप लोग लाइक तो अच्छे से कर ही देते हैं, बस शेयर वगैरह नहीं करते, तो थोड़ा शेयर भी कर दिया करें। आइए पॉइंट नंबर फर्स्ट को देखते हैं। भारत के धरातल में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कहीं पर पहाड़ पठार, नदी, गड्ढा, कहीं पर सपाट मैदान, कहीं पर प्राचीन पठार है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना परसेंट में बांटा गया है समझिए। 10.7% है पर्वतीय भाग, 10.6% है पहाड़, 27.7% है पठारी क्षेत्र और 43% है मैदानी वाला एरिया यानी कि मैदानी भाग। इसे याद कर लीजिए, 10% पर्वतीय भाग, 10.6% जो है पहाड़ी, यहाँ पे 10.7 और 6 है इसीलिए आपको याद करना पड़ेगा। 27.7% है पठारी क्षेत्र और 43% मैदानी भाग है। भारत को निम्नलिखित 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। सवाल पूछा जाता है भारत को कितने, तो 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और भारतीय द्वीप। इन 5 धरातलीय भागों में भारत को बांटा गया है। कौन कौन से हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारतीय द्वीप। एक बार फिर से देखिए और इसे याद कर ही लीजिए। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और भारतीय द्वीप। इन 5 भागों में भारत को बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे भारत का पर्वतीय क्षेत्र है सबसे फर्स्ट पे, इसके बारे में समझिए। भारत में कई पर्वत श्रेणियां हैं, परंतु
उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता अलग है। विस्तार कहाँ से होता है? तो विस्तार सिंधु नदी, याद करिए मैप में आपने सिंधु नदी को देखा है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो याद रखें विस्तार जो है ना सिंधु से शुरू होकर के ब्रह्मपुत्र तक ये फैला हुआ है, जो कि 2500 किलोमीटर लंबाई और 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सिंधु नदी से शुरू होकर के ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर लंबाई और 6000 मीटर ऊंचाई में फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप की 94 यानी कि 94 सबसे अधिक चोटियों में से 92 इसी पर्वतमाला पर है। सवाल है किस पर्वतमाला पर? तो ये पर्वतीय क्षेत्र के बारे में कहा जा रहा है। एशिया महाद्वीप की 94 सबसे अधिक चोटियों में से 92, एशिया महाद्वीप में से 94 में से 92 यहीं पर फैला हुआ है। पर्वतमाला का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। पर्वतमाला का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 प्रमुख श्रेणी में बांटा गया है। एक होता है ट्रांस कहिए, द्रांस कहिए हिमालय है। दूसरा है विरहद या इसे ही आंतरिक हिमालय कहते हैं, लघु या मध्य हिमालय, और चौथा है शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय के लिए आपको ध्यान रख लेना है 600 मीटर, वृहद या फिर आंतरिक हिमालय 6100 मीटर, लघु या मध्य हिमालय 300 मीटर और शिवालिक हिमालय के लिए 1000 से 2500 मीटर आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब आ जाइए नंबर फर्स्ट पे, ट्रांस हिमालय क्षेत्र को समझिए। यह यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। सवाल पूछा जाता है ट्रांस हिमालय किसका हिस्सा है? यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। अधिकांश भाग तिब्बत में है। ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग कहाँ पर? तिब्बत में है, इसीलिए इसे तिब्बती हिमालय कहिए या फिर टेथिस हिमालय के नाम से भी आप जानते हो। ये ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर? तिब्बत में फैला हुआ है ट्रांस हिमालय। कहाँ पर है ट्रांस हिमालय? तिब्बत में फैला हुआ है सबसे ज़्यादा, इसीलिए इसको तिब्बती हिमालय या फिर टेथिस हिमालय करके भी कहा जाता है। तीनों नाम याद रखें, ट्रांस, तिब्बती और टेथिस। कहाँ पर सबसे ज़्यादा? तिब्बत में फैला हुआ है। और किस प्लेट का हिस्सा है? यूरेशिया प्लेट। किसका हिस्सा है? यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, कैलाश, जास्कर ये सारे श्रेणियाँ आती हैं, जिसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है। समझ रहे हैं बात को? कह रहा है ना ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, कैलाश, जास्कर ये सारे श्रेणियाँ आती हैं, जिसका कि निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है। इसका निर्माण कब हुआ है? हिमालय से पहले। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप जानते हो ना, K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि 8611 मीटर ऊंची है। ये काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। यह है ना काराकोरम, काराकोरम की सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। 8611 मीटर ये ऊंचाई पर स्थित है। काराकोरम श्रेणी का ये सर्वोच्च चोटी है। K4 यानी कि जिसे आप गैसर ब्रूम कहते हो, ये प्रमुख चोटी है, इसे भी ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखिए काराकोरम श्रेणी में अनेकों ग्लेशियर हैं, जिसे आप क्या क्या नाम से जानते हो। सवाल यहाँ पे पहले यह समझिए, काराकोरम श्रेणी में कहाँ पर? तो काराकोरम श्रेणी है, इसमें अनेक तरह के ग्लेशियर हैं, जिनका के नाम देखिए सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो और हिस्पर है। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत अनेक ग्लेशियर में से चार का नाम को आपको याद रखना है, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो और हिस्पर ग्लेशियर। ये है 72 किलोमीटर, 63, 62, 61, याद कर लें इन सबको। काराकोरम श्रेणी पामीर की गांठ से मिलती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित है। काराकोरम श्रेणी पामीर की गांठ से निकलती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख श्रेणी की लद्दाख श्रेणी का यह सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा? राकापोशी। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख श्रेणी में स्थित है, इसे भी ध्यान रखें। काराकोरम श्रेणी को आपको यहाँ पे याद रखना है।
काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी श्योक नदी के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है। काराकोरम है ना, काराकोरम दिया हुआ है, काराकोरम काराकोरम। इसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसकी सहायक जो श्योक नदी है ना, श्योक नदी, इसके बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। द्रांस हिमालय कहिए, ट्रांस कहिए। द्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। सवाल काफ़ी बार पूछा गया है। द्रांस ट्रांस हिमालय का निर्माण तो आपको बताना है अवसादी चट्टान से। ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? अवसादी चट्टान से हुआ है। यहाँ पर टार्सियों की से लेकर कैम्ब्रियन युग तक चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर टार्सिरों से लेकर के कैम्ब्रियन युग तक की चट्टान पाई जाती है। द्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। जो द्रांस हिमालय है ना, ये बृहद हिमालय से सचर जोन कहिए या फिर हिंज लाइन जो है, इन्हीं के द्वारा अलग होती है। यहाँ पे कुछ कुछ जो है दिखाया गया है, K2 K1 किस तरह से फैला हुआ है। देखिए, बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, इसे महान, सर्वोच्च, हिमद्री तथा मुख्य हिमालय भी कहते हैं। इसे ही महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या फिर हिमद्री कहिए, हिमाद्री कहिए, या जो मुख्य हिमालय है इस नाम से आप जानते हो। यह हिमालय की सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है। बृहद हिमालय जो है ना, या फिर आंतरिक हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची और दुर्गम श्रेणी है। यहाँ सदा हिमाच्छादित होते रहता है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। विस्तार कहाँ से कहाँ तक? नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक ये फैला हुआ है। बृहद हिमालय ना नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। इस चोटी की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की चामोलुंगमा सागर माथा भी कहते हैं। एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भाषा में चामोलुंगमा कहा जाता है, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भाषा में चामोलुंगमा कहते हैं। इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। यहाँ अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं। कुमायूं हिमालय में मिलाम व गंगोत्री हिमनद और सिक्किम में जेमू हिमनद। लंबाई जेमू हिमनद का आपको 20 किलोमीटर ध्यान रखना है। सामान्यतः हिमनद की लंबाई 3 से 5 किलोमीटर तक होती है। यहाँ गंगा व यमुना का उद्गम स्थल है। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे हैं। कश्मीर में जो जिला व जो बुर्जिला है, इसका ये एग्जाम्पल है। बृहद हिमालय की चोटियाँ देखिए, कह रहा है कामेट पर्वत के पश्चिम में बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ और केदारनाथ फैला हुआ है। किसके? कामेट पर्वत के। कामेट पर्वत है ना, इसके पश्चिम में कह रहा है बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ और केदारनाथ फैला हुआ है। लघु या मध्य हिमालय को समझिए। लघु या फिर मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर के बीच, चौड़ाई जो है 80 से लेकर के 100 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। लघु हिमालय का ना ऊंचाई है 1800 से 3000 मीटर। ऊंचाई जब भी कभी रहता है तो मैक्सिमम चांस है 99% मीटर में ही रहता है। 1800 से 3000 मीटर। चौड़ाई जो है वो 80 से लेकर के 100 किलोमीटर के आसपास है। पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। यहीं पर पीर पंजाल व बनिहाल दर्रा उपस्थित है। बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर जाता है। पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। ध्यान रखें, यहीं पर कह रहा है पीर पंजाल व बनिहाल दर्रा उपस्थित है। बनिहाल दर्रे से होकर कहाँ? जम्मू कश्मीर जाना होता है। इसी के पास मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और डलहौजी नगर, शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सारे पर्यटन स्थल जो है ना, ये सारे स्थित हैं।
ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, जिसे आप गुलमर्ग या सोनमर्ग के नाम से भी जानते हो, और उत्तराखंड में बुग्याल कहिए या फिर पयार के नाम से जानते हो। प्रमुख घाटी कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी है, कांगड़ा है, काठमांडू घाटी, ये सभी फैले हुए हैं। अब शिवालिक हिमालय को समझिए। इसे उप हिमालय या बाह्य हिमालय या फिर नवीन हिमालय या फिर पदस्थली के नाम से भी आप जानते हो। ठीक है। पूर्व में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर तथा हिमालय व पंजाब में चौड़ाई 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। शिवालिक हिमालय अरुणाचल में दाफला, अबीर, मीरी, मेशमी, इन सारे पहाड़ियों के नाम से जाने जाते हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं। देखिए, शिवालिक हिमालय को उप हिमालय, बाह्य हिमालय या नवीन हिमालय, साथ ही साथ पदस्थली हिमालय के नाम से जानते हो। पूर्व में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर है तथा हिमालय व पंजाब में चौड़ाई अगर पूछेगा 50 किलोमीटर हो जाता है। किसका? शिवालिक हिमालय का। शिवालिक हिमालय अरुणाचल में दाफला, अबीर, मीरी और मिसमी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में अनेक घाटियां पाई जाती हैं, जिसे पश्चिम में दून, जिसे देहरादून कहते हैं, पूरब में द्वार, जिसे हरिद्वार कहा जाता है। ये ना ध्यान दें, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में फैला हुआ है देहरादून, साथ ही साथ हरिद्वार। पश्चिम में है ये देहरादून और हरिद्वार पूछेगा तो पूरब में है। यहाँ से यह पश्चिम में सुलेमान पर्वत तथा पूरब में आराकाम पर्वत से मिल जाती है। शिवालिक का दक्षिण पूर्वी सुदूर भाग कौन सा है? अंडमान है। शिवालिक का दक्षिण पूर्वी सुदूर भाग, जो दूर का भाग है, वो कौन सा? अंडमान है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सबसे पहले पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय के नाम से है। देखिए, सर सिडनी बुराड के द्वारा सर्वप्रथम पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में विभाजित किया गया। यह विभाजन घाटियों के आधार मानकर किया गया था। 4 हिमालय नेपाल, असम, कुमायूं और पंजाब है। सर सिडनी बुराड नाम सबसे पहले याद कर लीजिए। सिडनी बुराड, इसके द्वारा सबसे पहले पूर्व से किधर? पश्चिम की ओर हिमालय की 4 प्रादेशिक भागों में विभाजित किया गया। यह विभाजन घाटियों को आधार मान करके किया गया था। अब सबसे पहले पंजाब को समझिए काफ़ी अच्छे तरीके से। पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य में पर्वतीय भाग है। लंबाई है 56 किलोमीटर। कश्मीर हिमालय करेवा झीलीय निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। पंजाब हिमालय कहिए, कश्मीर हिमालय कहिए, ठीक है। सिंधु नदी तथा सतलज के मध्य में ये पर्वतीय भाग है, सिंधु और सतलज के बीच का। लंबाई है इसका 56 किलोमीटर। कश्मीर हिमालय करेवा झीलीय निक्षेप के लिए फेमस है। यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। जाफरान की खेती कहाँ पर होती है, कौन सा जगह फेमस है? तो कश्मीर हिमालय बताइएगा। करेवा जो है चिकनी चट्टानी मिट्टी में, आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है होता है। कुमायूं हिमालय, कुमायूं का विस्तार सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य का पश्चिम भाग है। कुमायूं हिमालय का जो है ना विस्तार सतलज नदी और काली नदी के बीच का पश्चिमी भाग है। यह पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। पश्चिमी भाग जो है ना गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। नंदा देवी का जो ऊंचाई है 7817 मीटर है। ये कुमायूं का सर्वोत्तम शिखर है। नंदा देवी जो है ना कुमायूं का सर्वोत्तम शिखर है, ध्यान रखेंगे। नेपाल हिमालय, देखिए विस्तार काली नदी तथा महानंदा के बीच में है। विस्तार जो है लंबाई में 800 किलोमीटर है। असम हिमालय के बारे में ध्यान रखिएगा। विस्तार जो है ना तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक ये फैला हुआ है। 750 किलोमीटर इसका लंबाई, ध्यान रखेंगे। विस्तार है तीस्ता नदी से लेकर के
ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। भाई किसका विस्तार है? असम हिमालय का है। किसका है? असम हिमालय का। उत्तर का विशाल मैदान है जिसमें कि आपको मिट्टी वगैरह के बारे में अच्छे से समझने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिए हिमालय के बारे में क्या कह रहा है। हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदान विशाल मैदान कहलाता है। हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, समझ पाए? हिमालय पर्वत के दक्षिण वाले एरिया में नदी का नाम ध्यान रखें, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के द्वारा निर्मित जो मैदान है वही कहलाता है विशाल मैदान। कुल क्षेत्र जो है इसका एरिया है 7 लाख स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर। 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। पूर्व से पश्चिम जो इसकी लंबाई है वह है 3200 किलोमीटर। चौड़ाई है 100 से लेकर के 150 किलोमीटर के आसपास। समृद्ध मृदा आवरण, पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। इसलिए यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र भी है। समझ पाए? विशाल मैदान ना 7 लाख स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसकी जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 3200 किलोमीटर है। चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर है। अच्छा जो मिट्टी है, मृदा आवरण, अच्छे मिट्टी होने के रीजन, जैसे पानी काफ़ी अच्छे से रहता है। अनुकूल मतलब मौसम सही रहना है, जलवायु जिसे कहते हैं। कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। इसलिए सघन जनसंख्या मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पर निवास करते हैं। ज़्यादा लोग निवास करने वाला यह भौगोलिक क्षेत्र यानी कि एरिया भी है। उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन मुख्य 6 भागों में किया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भाबर, तराई, बांगर, खादर, रेह और डेल्टा। सबसे पहले आप यहाँ पे यह समझ लें, खादर को ही कछारी कहते हैं, रेह को कल्लर दिया हुआ कहते हैं। भाबर, तराई, बांगर, खादर, रेह, डेल्टा, टोटल मैदान जो है ना ये 6 भाग में बांटा गया है। ठीक है, अब आ जाइए भाबर के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। भाबर प्रदेश यह शिवालिक के गिरिपद प्रवेश में यानी कि छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़ों जलोढ़ पंख का जो है निक्षेप करती है। शिवालिक के भाबर प्रदेश के बारे में कह रहा है कि यह शिवालिक प्रदेश के गिरिपद प्रदेश का निक्षेप करती है, जिसमें भाबर नाम दिया गया है। जिसे क्या नाम दिया गया है? भाबर। यह प्रदेश कृषि के लिए नहीं है। यह नदियाँ, यहाँ पर नदियाँ झलुप्त हो जाती है मतलब गायब हो जाती है, भाबर में गायब हो जाती है। तराई प्रदेश भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग जहाँ भाबर की लुप्त नदियाँ फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती है वह कहलाती है तराई प्रदेश। काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है, जैसा कि आपको कहा गया था। आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। देखिए क्या कह रहा है ना भाबर के बारे में, यह शिवालिक के गिरिपद प्रदेश का कहिए कि निक्षेप करती है, जिसे भाबर नाम दिया गया है। यह प्रदेश कृषि के लिए नहीं है। यहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती है मतलब गायब हो जाती है। कहाँ पर? भाबर वाले एरिया में। तो फिर तराई वाले में क्या होता है? तराई मतलब जैसे कहा जाता है, आपने सुना होगा तर जाना। तर जाना मतलब पार कर जाना, सक्सेस कर जाना, इस तरह का सेंस में कहा जाता है तर जाना। उसे आप तराई याद कर सकते हो अगर चाहे तो। तराई में क्या होता है? तराई प्रदेश कहलाता है। कौन सा प्रदेश? भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग जहाँ पर भाबर की जो लुप्त नदी है ना फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती है, जहाँ फिर से निकलती है। जैसे मान लीजिए कि यह अगर एरिया है, यहाँ पे मतलब ऊपर से समझिए पानी जो है ना ये जा रहा है और यहाँ पर गायब हो जा रहा है। जहाँ पर गायब हुआ यह जगह कहलाया भाबर। गायब होना मतलब ऐसा तो नहीं है कि ख़त्म हो जाता है, ये इस तरह से आगे चला जा रहा है। फिर मान लीजिए यहाँ पर निकल रहा है, ये वाला जहाँ पर पानी फिर से निकल रहा है, नदी फिर से निकल रही है, ज़मीन पर प्रकट हो रही है, इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया तराई प्रदेश। अब देखिए जब वहाँ पे मिट्टी पानी निकलता है, नदी निकलती है तराई में,
तो यहाँ पर अधिकांश भाग कैसा होगा, दलदली होगा, गीला वाला होगा, क्योंकि पानी निकल रहा है। यहाँ पर वन तथा विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। यहाँ मच्छरों का प्रकोप होता है। आपने देखा है कीचड़ वगैरह उस तरह की गंदगी में मच्छर का होना नॉर्मल सी बात है, तो ये ध्यान रखें। अब है कॉप प्रदेश। काप रेत की कम मात्रा रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी की भांति होती है। इस मिट्टी को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक होता है खादर, दूसरा होता है बांगर। देखिए कॉप प्रदेश को सबसे पहले समझिए। कॉप प्रदेश जो है ना, यहाँ पर कॉप रेत की कम मात्रा रखने वाले सख्त चिकनी मिट्टी की यह भांति होती है। इस मिट्टी को दो भाग में बांटते हैं, एक है खादर, दूसरा होता है बांगर। कॉप रेत की, कॉप जो है रेत की कम मात्रा में रखने वाली होती है, ध्यान रखें। अब देखिए खादर और बांगर को समझिए। खादर, यहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है। कहाँ पर? खादर में। इसे नदियों का बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश कहते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी नवीन जलोढ़ होती है। इसका रंग हल्का तथा बालू व कंकर युक्त होते हैं। दूसरा होता है बांगर। उत्तर मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना है। इस मैदान के अधिक ऊंचा होने पर यहाँ नदियों का जो बाढ़ का जल है ये नहीं पहुँच पाता है, और इसे क्या नाम दिया गया है? पुरानी कप मिट्टी पाई जाती है बांगर। यहाँ पे एक बात आप समझिए, खादर और बांगर में अगर अंतर करना चाहें कैसे याद रहेगा? खादर का मतलब आप समझिए ना कि खाद, खाद से आप जानते हो, खाद अगर खेत में दिया जाता है तो फसल अच्छे तरीके से होता है ना, तो खादर वाला मिट्टी समझिए कि किसान के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हर वर्ष बाढ़ वगैरह आने की वजह से नया पानी, नया मिट्टी सारा कुछ आता है और उसमें आप जानते हो फसल अच्छे से होगा। लेकिन बांगर वाले में क्या होता है? बांगर वाले में होता क्या है कि पानी का नया आना होता नहीं है, नया मिट्टी आता नहीं है, जिस वजह से कि पुराना मिट्टी में ही आप बार बार खेती करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे उपज उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। यहाँ पे पूछा जाता है खादर मिट्टी का अगर रंग तो हल्का तथा बालू व कंकर युक्त होता है, ध्यान रखें। बांगर के बारे में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उत्तर मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना है। इस मैदान के अधिक ऊंचा हो जाने के कारण, मैदान ना ऊंचे जगह पे होता है, इस वजह से नदियों की जो बाढ़ का जो जल है नहीं पहुंच पाता है, और यहाँ पर पुरानी काप मिट्टी ही पाई जाती है। रेह, देखिए बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई कार्यों की अधिकता होती है, वहीं पर कहीं कहीं एक नमकीन परत या सफ़ेद परत बिछी होती है। इसे ही रेह या कलहर कहते हैं। यह यूपी, हरियाणा और पंजाब के शुष्क भागों में पाई जाती है। रेह के बारे में पूछा जाता है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक इसका नाम नहीं सुना होगा शायद। रेह के बारे में याद रखें, बांगर मिट्टी के क्षेत्र में जहाँ सिंचाई कार्य की अधिकता होती है, वहीं पर कहीं कहीं एक नमकीन परत या सफ़ेद परत बिछी होती है। इसे ही रेह या कलहर कहते हैं। यूपी, हरियाणा वगैरह में रहने वाले लोग अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज़ को। डेल्टा के बारे में समझिए। डेल्टा क्या है? देखिए गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहानों के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया, जो भारत व बांग्लादेश में फैला हुआ है। उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। सिंधु तंत्र के मैदान को समझिए। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन सब के द्वारा निर्मित किए गए, मतलब बनाए गए मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी जिसमें कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन सब के द्वारा निर्मित किए गए मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। इन पांचों नदियों का संगम पाकिस्तान के मिठानकोट नामक जगह पर होता है। भारत में पंजाब व हरियाणा का पश्चिमी भाग सम्मिलित है।
इस क्षेत्र में दोआब की संख्या बहुत अधिक होती है। दोआब, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है दोआब। देखिए, सिंधु और झेलम का दोआब होता है सिंधु सागर दोआब। झेलम और चिनाब का दोआब होता है चाज दोआब। चिनाब और रावी का दोआब को रचना दोआब। रावी और व्यास के दोआब को ऊपरी दोआब या फिर बारी दोआब के नाम से, व्यास और सतलज का दोआब जो है विष दोआब के नाम से जानते हैं। गंगा का मैदान को समझते हैं। यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। कहाँ से? यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत जो मैदान है इसको मध्यवर्ती मैदान या फिर गंगा का मैदान के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार 1400 किलोमीटर की लंबाई के तहत हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी निक्षेप के द्वारा कहिए कि बनाया गया है। इस मैदान पर नदियों का जाल फैला हुआ है। प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टी यहाँ लाकर निक्षेप करती है। भू आकृति दृष्टि से बांगर और खादर इसके दो भाग हैं। मैदान को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, तीसरा है निम्न गंगा का मैदान। तो देखिए, मैदान को 3 भाग में बांटे हैं। ऊपरी गंगा के मैदान के तहत दिल्ली से इलाहाबाद आता है। मध्य गंगा के मैदान के तहत इलाहाबाद से फरक्का आता है। निम्न गंगा के मैदान के तहत गंगा को डेल्टाई प्रदेश जो कि बिहार और बंगाल में है फैला हुआ, इसे ही कहते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान विस्तार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। ये पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा है। पश्चिम में ऊपरी गंगा के मैदान का पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा है। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक, घाघरा है। मध्य गंगा का मैदान विस्तार उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ है। मध्य गंगा के मैदान के बारे में ध्यान रखें, यह उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। यह मैदान नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित है। कोसी नदी आप जानते हो इसका उदाहरण है। मार्ग बदलने में सबसे ज़्यादा खतरनाक है कोसी। निम्न गंगा का मैदान, इसका विस्तार हिमालय की तलछटी से लंबाकार गंगा के डेल्टा तक पश्चिम बंगाल में है। इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तर पूर्ववर्तीय क्षेत्र तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिम बंगाल इसमें सम्मिलित है। निम्न गंगा के मैदान में जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वत द्वीप एवं तराई का क्षेत्र जो है द्वार कहलाता है। सवाल पूछा जाता है द्वार। देखिए, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिले का जो पर्वत द्वीप है और तराई का जो क्षेत्र है इसे ही द्वार कहते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे असम घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं। असम घाटी कहिए या फिर ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं। यह 3 ओर से पर्वतों से तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। ऐसा ही एक द्वीप असम में माजुली द्वीप है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप निर्मित द्वीप है। माजुली जो है एक जिला भी है, यह भी ध्यान रखिएगा। आइए अब मृदा यानी कि मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। मृदा भूमि की ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने, गलने तथा जलवायु की क्रिया में निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप ले लेती है। इसका निर्माण चट्टानों के
घिसावट से होता है जिसमें अत्यधिक समय लगता है। मिट्टी के अध्ययन विज्ञान को मृदा विज्ञान, जिसे आप पेडोलॉजी कहते हो, ये मृदा विज्ञान जोन कहा जाता है। मिट्टी की 5 परत होती है। इन पांचों परतों को मिलाने पर मृदा परिच्छेद यासमान यानी कि प्रोफाइल बनता है। एक होता है हॉरिजॉन जीरो, इसे ह्यूमस कहते हैं। यह मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ तथा खाद्य पाए जाते हैं। यह जंगलों की मृदा में अधिक होता है। दूसरा होता है हॉरिजॉन ए डी करके, इसे ऊपरी मृदा कहते हैं। छोटे पौधों का जड़ हॉरिजॉन ए तक ही जाता है। यह बहुत ही उपजाऊ होती है। इसमें कीड़े मकोड़े और चूहे रहा करते हैं। तीसरा होता है हॉरिजॉन बी, इसमें बड़े पेड़ पौधे के जड़ हॉरिजॉन बी तक ही जाते हैं। हॉरिजॉन सी होता है जो खेतों के लिए अच्छी नहीं होती है। और हॉरिजॉन एक आर है, यहाँ पर केवल पत्थर ही पाए जाते हैं। भूगोल के अनुसार मिट्टी के प्रकार। भूगोल के अनुसार मिट्टी को 2 भागों में बांटते हैं, स्थानबद्ध मिट्टी और स्थानांतरित मिट्टी। स्थानबद्ध मिट्टी क्या होता है? वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान पर ही रुकी रहती है उसे स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं। जैसे काली, लाल, लेटराइट, ये जहाँ बनती है, बनी हुई है, वहीं रहती है। दूसरा है स्थानांतरित मिट्टी। वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान को छोड़कर वायु या जल के द्वारा दूसरे स्थान पर चली जाती है उसे स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इन्होंने भारत की मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, लवणीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, दलदली, पर्वतीय, 4 हो गया। 4 यहाँ पे देख लीजिए, जलोढ़, काली, लाल और लेटेराइट मिट्टी। आइए अब जलोढ़ मिट्टी को देखते हैं। इसे दोमट या फिर कछारी, दोनों नाम से आप जानते हो। जलोढ़ मिट्टी, इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से आकर मैदानी भाग में बिछा दी जाती है। जलोढ़ मिट्टी, इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से आकर मैदानी भाग में बिछा दी जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाए जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह 43% क्षेत्र पर पाई जाती है। ये नदी वाले क्षेत्र में देखी जाती है। इसका विस्तार उत्तर भारत में है। कहाँ पर विस्तार है? उत्तर भारत में। जब जलोढ़ में, ध्यान रखें, जब जलोढ़ में बहुत कम मात्रा में बालू हो तो उसे कॉप कहते हैं। जब जलोढ़ में अधिक मात्रा में बालू मिल जाता है तब उसे दोमट कहते हैं। समझ गए? जब जलोढ़ में बहुत कम मात्रा में बालू हो तो उसे कॉप कहते हैं, और जब अधिक मात्रा में बालू हो तो उसे दोमट कहते हैं। ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की भी खेती इसमें अच्छे तरीके से की जाती है। किसमें? जलोढ़ में। कहाँ पर इसका एरिया है? एरिया है भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान। क्या चीज़ का प्रचुरता रहता है इसमें? तो चूना पत्थर और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है। मतलब चूना पत्थर और पोटेशियम इसमें ज़्यादा संख्या में रहता है। कमी किस चीज़ की रहती है? नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी और ह्यूमस की कमी इसमें रहती है। आ जाइए अब काली मिट्टी पर। इसका निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने से होता है। इसे लावा निर्मित मिट्टी कहते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमस होता है। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा जल सोखने का काम करती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी या फिर लावा मिट्टी के भी नाम से आप जानते हो। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नाइट की उपस्थिति की वजह से होता है। यह कपास
तथा गन्ना के उत्पादन में काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब मदद करता है। यह 13% यानी कि 13% क्षेत्र पर पाया जाता है। काली मिट्टी को फिर से समझिए। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। इसे लावा निर्मित मिट्टी कहते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमस होता है। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा जल सोखती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी और आप कहिए कि लावा मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का काला रंग होता है टिटेनिफेरस की वजह से, टिटेनिफेरस मैग्नाइट की वजह से। यह कपास तथा गन्ने के उत्पादन के लिए अच्छा है और 13% एरिया पर फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पर यह मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के एरिया में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगा। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है महाराष्ट्र में। अरे लाल मिट्टी पर। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें खनिज अधिक पाए जाते हैं। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है, किंतु यह खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। कौन सी? लाल मिट्टी। यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भाग में भी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जब लाल मिट्टी जल सोख लेती है यानी कि जलयोजित रूप में हो जाती है, तब यह देखिए पीली दिखाई देने लगती है और 18% क्षेत्र एरिया पर यह फैला हुआ है। लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लेटेराइट को अब देखेंगे। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अत्यधिक गर्मी पड़े। इसे मखमली मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण निच्छालन के द्वारा होती है। इस विधि में तेज वर्षा के कारण मिट्टी के छोटे छोटे कण भूमि के अंदर घुस जाते हैं, जिसमें यह भूमि ऊपर से पथरीली दिखती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की भरपूर मात्रा होती है। किसमें भाई? तो लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाला, देखिए लाल होता है। काफ़ी ज़्यादा मिस हुआ है लिखने में, मिस प्रिंट बहुत अच्छा खासा है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इन सब के कुछ हिस्सों और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अत्यधिक गर्मी पड़े। इसे मखमली मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। इसका निर्माण निच्छालन द्वारा होती है। इस विधि में तेज वर्षा के कारण मिट्टी के छोटे छोटे कण भूमि के अंदर घुस जाते हैं, जिसमें यह भूमि ऊपर से, जिसकी वजह से क्या होता है? पथरीली दिखती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की भरपूर मात्रा होती है। लौह ऑक्साइड के कारण न इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यह मिट्टी मुख्यतः कहाँ पर? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा, मेघालय, असम के भी कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यह क्यों, किस लिए? तो यह काजू, मसाला, कॉफ़ी, इलायची तथा भवन के ईंटों के लिए अच्छी मानी जाती है। इसका सर्वाधिक विस्तार पूछ लेगा तो केरल में है, जिस कारण से इसे मसालों का राज्य भी कहते हैं। नंबर 5 पे आता है पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार के मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है, वहीं इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतों का जो विस्तार है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। यह अत्यधिक कठोर होती है, जिस कारण वनस्पति का अभाव होता है। यहाँ जंगली झाड़ियाँ होती हैं और अल्पाइन वृक्ष पाया जाता है। यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय इन सब की खेती की जाती है। छठा है दलदली मृदा। दलदली मृदा का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने की वजह से होता है। समझ गए? दलदली मृदा का विकास अत्यधिक वर्षा, काफ़ी ज़्यादा वर्षा और वनस्पति के सड़ने की वजह से होता है। दलदली मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। दलदली मृदा का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी देखने को मिल जाता है। मरुस्थलीय, जिसे आप बलुई मिट्टी भी कहते हो,
इस प्रकार के मृदा में नमी की कमी होती है। मरुस्थलीय मतलब मरुस्थल वाला आप समझिए, मरुस्थल में कैसा रहता है, मिट्टी बालू वाला रहता है, ध्यान है ना। मरुस्थलीय कहिए, बलुई मिट्टी कहिए, एक होता है। इस प्रकार के मृदा में नमी की कमी होती है, इसकी जल सूखने की क्षमता सबसे कम होती है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, सरसों, इन सब की खेती की जाती है। इस मिट्टी में खजूर, नागफनी, बबूल और कटीली झाड़ियाँ भी होती हैं। अब है 8वां, लवणीय मृदा। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मृदा कहते हैं। लवणीय मृदा को रेह, कल्लर, ऊसर, इन सभी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। लवणीय मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पर, गुजरात के कच्छ में आपको देखने को मिलेगा। मुख्यतः फसल उगाने के लिए भूमि का जो पीएच होता है ना, 6 से लेकर के 7.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अम्लीय मृदा, यह खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। मिट्टी में अम्लता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा, यह भी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। मिट्टी में क्षारता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। सवाल यहाँ से आगे आपको शायद देखने को भी मिले। अम्लीय मृदा में मिट्टी में अगर अम्लता को कम करना हो तो चूने का यूज करते हैं। क्षारीय मृदा के लिए ध्यान रखें, अगर मिट्टी की क्षारता को कम करना हो तो इसमें जिप्सम का यूज किया जाता है। रिमार्क क्या है, रिमार्क है भारत नाइट्रोजनी उर्वरक पर आत्मनिर्भर है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। फास्फेट उर्वरक की प्राप्ति जानवरों के हड्डी से होती है। इसकी पूर्ति के लिए सुपर फास्फेट का छिड़काव किया जाता है। बीज बोते समय फास्फेट की अधिक आवश्यकता भी होती है, यह भी जरूर ध्यान रख लें। देखिए, फसल के लिए यहाँ पे ना नाइट्रोजन, फोस्फाट और चलिए यहाँ पे समझिए, भारत की मृदा में कह रहा है कि एन और पी की कमी होती है। फास्फोरस और नाइट्रोजन के बारे में दिया है, कमी होती है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने मृदा को 11 भाग में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 11 भागों में। कौन कौन सा है देखिए। सबसे पहले आप इन तीनों को याद रखिए, जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए चलते हैं वन लाइनर की ओर। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल बताइए क्या फैला हुआ है क्षेत्रफल। देखिए, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? बांगर। भारत के उत्तरी मैदान का मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तलोच्चन से। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है, लगभग 600 मीटर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? लाल मिट्टी की।
कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? काली। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? काली। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? कपास के लिए। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी में। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन विशाल लावा के? काली मिट्टी में यहाँ पे होगा। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। मालाबार तटीय क्षेत्रों में भारत में कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने का अनुवर्ण होता जा रहा है? लेटराइट। लोहे का यहाँ पे लोहे होने के कारण अनुवर्ग होता जा रहा है। लेटराइट यहाँ पे होगा। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी है? दोमट है धान की अधिक उपजाऊ के लिए। मृदा अपरदन रोका जा सकता है कैसे? वन रोपण के द्वारा। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार काली मिट्टी है। मखरैला जिसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं किसका परिणाम होता है? निथरन यानी कि लिंचिंग का। अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डन बने हैं? चंबल के खड्डे बने थे यहाँ पे। अवनलिका यानी कि गली बताना है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली की। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने युक्त बनाया जाता है? अम्लीय हो जाएगा। भारत में बताइए, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? यहाँ पे आपको राजस्थान बताना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखिए आज का यह क्लास जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था, अगर ध्यान हो, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत हद तक हो सकता है कि क्लास देखने के बाद काफ़ी कुछ ऐसे सवाल, ऐसे पॉइंट आज देखने को मिले होंगे जिसमें शायद आपको अच्छे से पकड़ ना हो। आप लोग ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में ध्यान रखें, क्लास को रिपीट करके देखने में ही फ़ायदा है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार होता है आप देख लीजिएगा क्लास को, क्योंकि सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए। जब आप प्रैक्टिस शीट वगैरह लगाएंगे, प्रैक्टिस शीट वगैरह देखेंगे तो आपको पता चलेगा सारे प्रश्न इन्हीं में से घुमा फिरा करके पूछा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताइए कि इनमें से कौन सा कह रहा है कि सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखिए, कह रहे ना काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। बिल्कुल सही, ए नंबर हो जाएगा। हाँ, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। सेकेंड है, क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी कि नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। बिल्कुल गलत है। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय से निर्मित हुई है? रेगुर मिट्टी डी राइट आंसर हो जाएगा। रेगुर किसका नाम है? सी राइट आंसर, रेगुर काली का। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम पूछा, यहाँ पे आप ऑप्शन फिर से भी बता देंगे, काली मिट्टी है। कथन और कारण पर ध्यान दें और बताइए क्या सही है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है? हाँ। उनमें जैव तत्व प्रचुर नहीं। ए सही है, आर गलत है। 5 का सी आपको टिक करना है। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? ए राइट आंसर, रेगुर मिट्टी। नंबर 7 है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कपास की काली मिट्टी को। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त आपको टिक करना है काली, ए राइट आंसर। लावा मिट्टियां पाई जाती है, ऑप्शन सी।
मालवा पठार में पाई जाती है। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रख लेती है। बताइए कौन सी है मिट्टी? काली मिट्टी है, बी राइट आंसर। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन ए। महाराष्ट्र में मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। नंबर 13 का सही जवाब लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी राइट आंसर। लेटराइट मिट्टी मिलती है, ऑप्शन आप यहाँ पे डी करेंगे। महाराष्ट्र में लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य क्या है? यहाँ पे आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, मालाबार तटीय प्रदेश में। निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? कोई एक ऐसा है जो लेटराइट के लिए सही नहीं है। देखिए, वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, सही है। वे बहुत ही अपक्षलित मिट्टियां हैं, सही है। उनकी उर्वरता कम होती है, हाँ। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, नहीं, चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। डी सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग कछारी मिट्टी, डी राइट आंसर है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को आप कहते हो ऑप्शन बी, बांगर कहते हो। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा जल धारण क्षमता सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम है? सबसे कम है ऑप्शन ए, बलुई मिट्टी का। दोमट्टी, जिसे आप लोम भी कहते हो, मिट्टी का कौन सा कण मिलता है बताएं? ऑप्शन नंबर आपको डी, सभी प्रकार के कण, क्योंकि ना दोमट्टी यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा, बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, ये सभी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कह रहा है कि मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? जलोढ़ मिट्टी बताइएगा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ऑप्शन सी राइट आंसर, जलोढ़ मृदा हो जाएगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आज का क्लास भी आपके लिए अच्छा रहा होगा।